ये हमारी एक नई सीरीज है जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 9 का हिस्ट्री का पूरा पोर्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, और इसमें हमारा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रांस की क्रांति 18वीं सदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ठीक है, और यह जो क्रांति है वो 1789 में हुई थी। ठीक, जनरली कोई भी बड़ी क्रांति होती है तो उसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं होता। एक क्रांति के पीछे, एक आंदोलन के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीजन्स होते हैं, है ना। उसी प्रकार फ्रांस क्रांति के पीछे भी कोई एक कारण नहीं था, बहुत से कारण रहे हैं इसके पीछे। तो सबसे पहले हम उसके बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या उसके कारण रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो कारण है वो है निरंकुश राजशाही। यहाँ का जो राजसी परिवार था वो बहुत ही निरंकुश था। निरंकुश मतलब सिर्फ अपने मन के ही वो काम करते थे, सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना लाभ देखते थे, वो प्रजा की हित के बारे में वो लोग नहीं सोचते थे, है ना। और वहाँ का जो राजा था जिसका नाम था लुई 16वां, ठीक है, वो एक बहुत ही निरंकुश राजा था। ठीक, वो उसके अनुसार वो जो कहता था वही एक नियम बन जाता था, और जनरली उस राज्य में कोई नियम नहीं था। ठीक है, जो राजा बोलेगा वही नियम होगा। एक विद्वान ने कहा भी है कि मेरी इच्छा ही कानून है। ये विद्वान के कथन अनुसार वहाँ का जो राजा था लुई 16वां, वो कहता था मेरी इच्छा ही कानून है। ठीक है, और इस व्यवस्था में राजा के आगे का उल्लंघन करना अपराध माना जाता है, यानी राजा के विरुद्ध जो बोलेगा वो अपराधी होगा और उसको सजा दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति थी उस समय, है ना। दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा जो रीज़न है, दरबार, राज दरबार में विलासिता। तो जो उस समय राज दरबार था उसमें विलासिता से वो लोग भरा हुआ था, है ना। सिर्फ आमोद प्रमोद होता था, उसी पे सारे पैसे खर्च किए जाते थे, प्रजा के हित के बारे में कोई नहीं सोचता था। जितना भी धन आता था सब ये लोग यहीं पे ही व्यर्थ कर देते थे। एक शोध के अनुसार कहा गया है कि उस समय लगभग 16,000 उस समय जो राजभवन में सिर्फ दास और दासी थे। ठीक है, 16,000, और इसमें 500 जो है दास या दासी सिर्फ वहाँ की जो रानी थी उसके लिए रहते थे, और बाकी 1600 पूरे राजभवन में ही रहते थे। तो और सारा पैसा इन्हीं पे खर्च होता था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रशासनिक भ्रष्टाचार। तो ये किसी भी एक तरह से बोल सकते हैं किसी भी आंदोलन के लिए, किसी भी क्रांति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें माना जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था जहाँ का ठीक नहीं होगा वहाँ की जनता कभी भी खुश नहीं रह सकती है। और प्रशासनिक व्यवस्था में हम देखेंगे कि बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े जो सलाहकार थे जो राजा के, वो लोग बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुके थे, अधिकारी भ्रष्ट थे, है ना। और हर एक स्तर पे जो करप्शन है बहुत ज़्यादा हो गया था। हर एक स्तर पे भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इससे होता क्या था कि जो कॉमन पीपल है, जो आम आदमी है, उन तक सुविधाएं पहुंच नहीं पाती थी, और सारे पैसे ये लोग बड़े बड़े अधिकारी लोग ही ले लिया करते थे, है ना। और इससे जनता धीरे धीरे दुखी होती गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अति केंद्रीकृत प्रशासन, यानी कि इसमें जो शासन व्यवस्था होती थी वो एक जगह से ही चलती थी, बट अलग अलग स्तर में अलग अलग लोग उस पर अपने 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 अनुसार उसको व्याख्या करते थे। मान लो कि एक स्तर पे राजा है और राजा दूसरे स्तर पे कुछ अधिकारियों को बताया, तो वो लोग अपने अनुसार उस कानून का विश्लेषण करते थे और उसका उपयोग करते थे। ठीक है, तो हर कोई अपने अपने अनुसार ही नियम बनाता था, उस पर इम्प्लीमेंट करता था। तो ये एक बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी।
प्रशासनिक व्यवस्था। अच्छा, प्रशासनिक व्यवस्था में हम देखेंगे कि यहाँ का जो माप तौल है, माप तौल अलग अलग था, है ना। कोई अपने अनुसार लोग माप तौल का प्रणाली वो लोग करते थे, और हर पूरे राज्य में एक तरह से बोल सकते हैं एक ही माप तौल का व्यवस्था नहीं था। अलग अलग जगह लोग अलग अलग माप तौल का अपने अपने अनुसार, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, अपने अलग अलग अधिकारी अपने क्षेत्र में अलग अलग माप तौल का एक स्टैंडर्ड यूज़ करते थे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ये। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ और आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था की दुर्बलता। अच्छा, यहाँ की जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में था न्याय व्यवस्था। ठीक है, इसमें होता ये था कि न्याय सबके लिए जो सज़ा था वो सबके लिए अलग अलग था। ठीक है, अच्छा मैं सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। एक तो राजा और राजकीय परिवार, 2 कुलीन वर्ग, और तीसरा जो है वो किसान वर्ग या मजदूर वर्ग जिसको बोलते हैं। तो यहाँ का जो सज़ा का व्यवस्था था वो एक ही अपराध के लिए अलग अलग सज़ा होता था। मान लो कि कोई ऊंची स्तर का है तो उसके लिए सज़ा कम होगी या छोटी होगी, और उसी के लिए सज़ा अगर कोई निम्न स्तर का कोई व्यक्ति करता है, मान लो कि कोई किसान वर्ग का कोई व्यक्ति करता है, तो उसके लिए वो सज़ा अलग होगी। ठीक है, अच्छा, और ये मुकदमा चलाने में भी उनको बहुत सा पैसा लगाना पड़ता था, काफ़ी पैसे खर्च होते थे, जो आम आदमी है वो लोग एफर्ट नहीं कर पाता थे। सिर्फ कुलीन और दरबारी लोग ही एफर्ट कर पाते थे, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता था। ठीक है, यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव। अच्छा, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार कुछ बोल नहीं सकता है। राजा के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसको सज़ा दिया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उससे मुकदमा चलाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे व्यक्तिगत अधिकारों का काफ़ी हनन होता था, और यह किसी भी क्रांति को कराने में सक्षम है ये, है ना। अच्छा, अब आता है सामाजिक कारण। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि इस समय यानी कि लुई 16वां के समय में जो फ्रांस है उसका समाज 3 भागों में बटा हुआ था। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लुई 16वें के समय में फ्रांस का समाज जो है वो 3 भाग में बटा हुआ था। पहला जो है वो है राजकीय या राजा, दूसरा है कुलीन। अच्छा, कुलीन जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे और जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे राजा के वो, और 3 नंबर जो है वो किसान वर्ग या निम्न वर्ग जिसको बोलते हैं किसान वर्ग। तो 3 भाग में बटा था, और इन दोनों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, और इनकी स्थिति यानी किसानों की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, और इनको इतनी आमदनी भी नहीं होती थी, और जैसा कि हमने देखा न्याय व्यवस्था, तो इनको सज़ा भी बहुत ज़्यादा मिलता था। मतलब एक ही काम के लिए इनको अलग सज़ा मिलेगा, और ये बड़े लोगों को कम सज़ा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक कारण। अच्छा, आर्थिक कारण में सबसे पहले हम देखेंगे कर व्यवस्था। आर्थिक कारण में इम्पॉर्टेंट है हमारा कर व्यवस्था। तो 2 तरह का कर लगता था यहाँ पे। एक जो है वो टीथ कर लगता था, टीथ। अच्छा, ये जो है टीथ कर भूमि पे दिया जाता है ना, टीथ भूमि कर था, यानी कि जिसका जो ज़मीन होगा उसको टीथ देना पड़ेगा, है ना। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये इसको नोट कर लेना। और एक दूसरे किस्म का जो कर था वो उसका नाम था करवी, और ये था उत्पादन कर। ठीक है, करवी क्या है? उत्पादन कर, उत्पादन कर है। ठीक है, अच्छा, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कर में, तो जो 3 स्तर था समाज में, जो पहला जिस स्तर को हमने क्या बोला था, राजकीय स्तर, और दूसरा कुलीन, और तीसरा जो है वो है किसान या श्रमिक बोल लो। तो कर सिर्फ इनको ही देना पड़ता था, बाकी इन लोगों को कोई भी कर देना नहीं पड़ता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यही मैं सोचता हूँ कि यही मेन जो कारण है
क्रांति का यहीं से उत्पन्न होता है। क्योंकि देखो, पैसा इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा था और इन लोगों के पास बहुत कम पैसा था, है ना। बहुत कम का मतलब कि ना के बराबर पैसा था, फिर भी इनको कोई कर नहीं देना पड़ता था और इनको कर देना पड़ता था। ये बेचारे दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी इनको कर देना पड़ता था और इनको कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। ठीक, नेक्स्ट, अच्छा कर के बारे में तो मैंने बता दिया है, टैक्स के बारे में। ठीक है, तो टैक्सेशन सिस्टम बहुत ख़राब था और 2 तरह का टैक्स लगता था। अच्छा, व्यापारी एवं, अच्छा ये पढ़ लेना। अच्छा, सैनिक असंतुष्ट, किसी भी साम्राज्य का जो बैकबोन होता है वो होता है वहाँ का सैनिक व्यवस्था। और जो लुई 16वां था, अच्छा लुई 16वां फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके पास कोई सेंस नहीं था, है ना। एक होता है ना कि एक दूरदर्शी राजा होता है तो वो अपने भविष्य के बारे में सोचकर काम करता है, लेकिन ये जो लुई 16वां है इसको उतना सेंस नहीं है, तभी ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यह इसके काल में सैनिक इससे संतुष्ट नहीं थे, और जिस राजा से अगर सैनिक संतुष्ट नहीं रहेगा वो राजा कभी भी लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता है। ठीक है, अच्छा सैनिकों को पूरा उनको वेतन वगैरह ठीक से नहीं दिया जाता था, उनको वस्त्र वगैरह नहीं दिया जाता था, ये सब है। और जनरली वो सारा पैसा तो वो अपने भोग विलास में ख़त्म कर देता था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ब्रेसी घटनाओं का प्रभाव, अच्छा ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस की क्रांति में विदेशी घटनाओं का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। फ्रांस की क्रांति के जस्ट पहले इंग्लैंड में क्रांति हो चुकी थी, इंग्लैंड में। अच्छा, इंग्लैंड भी पहले वहाँ भी गुलाम था वो भी, तो सॉरी मतलब इंग्लैंड के वहाँ भी क्रांति हो चुकी थी। तो वहाँ से ये लोग सीख लेते हैं कि हाँ इंग्लैंड वाले लोग ऐसा कर सकते हैं, एक क्रांति कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ से सीख मिली, विदेशी घटनाओं का प्रभाव रहा इस पर और ये कि क्रांति हुई। ठीक है, चल यहाँ से अमेरिका से भी ये लोग मोटिवेट होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका जो तत्कालीन कारण या यूँ कहें कि इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है युद्ध होने का, वो है इसका तत्कालीन कारण यानी कि लुई 16वां का अयोग्यता। इतनी सारी बुराइयाँ थी, फिर भी कुछ इतिहास का ऐसा कहते हैं कि अगर लुई 16वां नहीं आया होता तो शायद यह क्रांति नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि क्रांति होने में लुई 16वां का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कितना बड़ा योगदान है। बहुत मेन रीज़न, बहुत मेन कारण था वो लुई 16वां। वो इतना क्रूर हो गया था, इतना वो विलासिता उसमें भर गई थी कि अब उसको बर्दाश्त करना फ्रांस के लोगों के लिए असंभव होने लगा था। एक्चुअली लुई 16 20 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठता है और वो सारा जीवन भोग विलास में ही व्यतीत कर देता है और फ्रांस पे संकट की छाया मंडराने लगते हैं। तो इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है और जो आगे चलकर फ्रांस की क्रांति का कारण बनता है। ओके, आई थिंक ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसमें हम लोग कवर कर चुके हैं फ्रांस की क्रांति का जो कारण है वो, और इसमें और भी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए क्लास 9 का सिलेबस में, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आगे की जो वीडियो है पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू।